आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और एक प्यारे से बच्चे की रिक्वेस्ट आई है कि मैम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है प्लीज़ वो उस पर शॉर्ट नोट्स की एक वीडियो बनाइए। तो क्योंकि उसे जल्दी हो सकती है इसलिए मैं चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे समझाऊंगी। अगर साथ में आपको चाहिए इसके क्वेश्चन आंसर्स तो भी आप बता सकते हैं मुझे। तो चलिए समझते हैं ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अगर आपको ये हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी मेरे पास है, उसमें हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। इसे तो मैं डायरेक्ट ही बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं, क्या क्या 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुई। देखिए इस चैप्टर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज भी करती होंगी, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 1000 ईयर्स में मतलब 1000 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए। हम जो 1000 साल पहले जो आदमी थे, जो इंसान थे, जो सरवाइव कर रहे थे इंडिया में, पूरी धरती पे, वो अब नहीं है। तो क्या किया, रिसर्च की, स्टडी की, उससे पता चला कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली उन चेंजेस को ही ध्यान में रखना है। देखिए एक अल अदरीसी थे, ठीक है, जियोग्राफर थे, जो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ मैं। उन्होंने 12th सेंचुरी में ये दिखाया था कि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वो उधर समुद्र पे किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बनाया। क्या आपको लगता है कि हमारा इंडिया यहाँ है? जब भी हम मैप बनाते हैं तो इस तरह से हम नीचे का और इस तरह से श्रीलंका वहाँ पे शो करते हैं। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल उल्टा ही लग रहा है। उनके नज़रिए से ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे नज़रिए से जो आज हम मैप देखते हैं उसके नज़रिए से बिल्कुल अलग है। तो आपने एक चीज़ ये याद रखनी कि अल अदरीसी ने जो बताया था वो मैप ये है, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आज से उलट है, मतलब हैं लेकिन उल्टी जगह पे, गलत जगह पे। या ये कह सकते हो कि आज उनकी जगह दूसरी है, जो एक्चुअल जो प्लेस है उनका वो वहीं पे है, और पहले इस तरह से देखा जाता था। यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो अल अदरीसी ने जो दुनिया का नक्शा दिया था उसमें एक बड़ा मानचित्र का हिस्सा है वो, जो भी जो नक्शा बनाया था उन्होंने, भारतीय उपमहाद्वीप है उसको दर्शाया गया है इसमें। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे जो 1720 में जिन्होंने एक नक्शा बनाया था, वो ये दोनों एक ही इलाके के नक्शे हैं। जो आगे आप देखोगे वो दोनों ही एक ही इलाके के नक्शे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी अंतर है। अल अदरीसी ने इस नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहाँ पर आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, ठीक है। अल अदरीसी ने बिल्कुल उल्टा ही, मतलब जहाँ पे उत्तर होना चाहिए वहाँ पे दक्षिण बना दिया उन्होंने। तो इस तरह से आज उत्तर भारत जहाँ पे हम ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे ये श्रीलंका दिखाया गया था ना, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे श्रीलंका है, उन्होंने श्रीलंका ऊपर दिखा दिया। तो जगहों के नाम अरबी में थे। अब देखिए फिर दूसरा नक्शा आया, ये कुछ अर्ली 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी का नक्शा है। इसमें देखिए श्रीलंका यहाँ पर है, ये कुछ ऐसा ही है जो आज हम देखते हैं। तो इसमें इन नक्शों में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कॉमन है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कन्नौज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। उसमें ये जाने पहचाने नाम थे, मतलब ये जो अरबी भाषा के नाम थे ये जाने पहचाने हैं, मतलब तब भी कन्नौज था और आज भी ये अरबी भाषा के नाम है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो पहले मानचित्र बनने में लगभग 600 वर्ष के बाद ये बनाया गया था अर्ली 18th सेंचुरी में। और सूचनाएं जो हैं वो काफ़ी बदल गई थी, मतलब नक्शा आप देख के बता सकते हो कि सूचनाएं जो थी वो बदल गई थी। और ज़्यादा यह नक्शा जो है हमें परिचित लगते हैं, मतलब हम इसको जानते हैं। अगर हमें हम किसी बच्चे को भी दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये श्रीलंका है और ये इंडिया का मैप है। तो इसमें परिचित है हमारे इससे कुछ एक चीज़ें। अब तटीय इलाकों के बारीक जो ब्यौरे हैं वो थोड़ा सा आश्चर्य करते हैं, ठीक है। समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों नक्शे बनाते थे? क्योंकि उनको ट्रैवल करने में हेल्प मिल जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस मानचित्र में तटीय और भारतीय जो भीतरी इलाके हैं ना, मतलब जो किनारे के हैं या फिर अंदर के जो इलाके हैं, उनमें बारीकी का जो अंतर है, ठीक है, उसको आपको सेंसिटिविटी से लेना पड़ेगा आपको, मतलब सेंसिटिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को आप हाँ श्योर ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं, हर एक चीज़ बदल गई थी। और बदलने का कारण भी मैं बता देती हूँ, है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो ये आई थिंक वीडियो ना मैंने रोक दी थी बीच में। तो आप देख सकते हो कि ये जो नक्शा है ये 600 वर्ष बाद बनाया गया था, तो इसमें काफ़ी सारा चेंज हुआ है, इसको हम जानते भी हैं आजकल, ठीक है। तो विज्ञान बहुत बदल गया है। ये बदलने का कारण क्या है? देखो, जो नक्शा पहले बनाया गया था और जो नक्शा बाद में बनाया गया था उसमें क्या डिफरेंस है। तब क्या था कि पहले जो है नॉलेज इतनी नहीं थी, या फिर लोगों का लिखने का तरीका इस तरह से कुछ अलग था। फिर क्या है कि ये बनाए क्यों जाते थे? क्योंकि उनको ना मतलब समुद्री यात्रा के लिए, क्योंकि
पहले एरोप्लेन तो थे नहीं, तो उनको समुद्री यात्रा के लिए इन नक्शों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी तरफ से आए हों, उनको लगा हो कि ये श्रीलंका इधर है ना, तो इसलिए वो डिफरेंस था। लेकिन आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को ही आप श्योरिटी से कह दोगे कि हाँ नहीं नहीं ऐसा था वो नक्शा। तो भीतरी इलाकों का जो ब्यौरा था, मतलब अंदर वाला, और जो उसका तटीय इलाका जिसको बोलते हैं, उसको, उसमें जो अंतर है वो उसको आपको ख्याल में रखना है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या है कि हमारी जो साइंस है वो भी बदल गई है। यहाँ पे देखो, इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ द कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। जो साइंस है कार्टोग्राफी की वो भी इन 2 पीरियड्स में बदल गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आएगा शायद आपके, ठीक है। तो अब देखो, सूचनाएं जो आपकी वहाँ पे इंफॉर्मेशन थी इस पीरियड में, वो भी चेंज हुई है टाइम के साथ। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो कई भाषाओं में मिलते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई किसी देश का हो, कोई किसी देश का हो, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में वो लिखना शुरू कर दिया, फिर वो चेंज हो गए एक ईयर्स के बाद बहुत। तो अब क्या है, एक लैंग्वेज में भी चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड्स टू ग्रामर। उसमें ग्रामर्स में या वोकेबलरी में ही डिफरेंस नहीं था, बल्कि जो मीनिंग थे वर्ड्स के उनमें भी चेंज हुआ है टाइम के साथ, ठीक है। अब जैसे मेडिवियल पर्शियन थी और वो मॉडर्न जो लैंग्वेज है मॉडर्न पर्शियन है, उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस था, ठीक है। इस वजह से ये चेंजेस हुए हैं ये नक्शों में, इस तरह से समझने में भी। ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे ये पता नहीं क्यों आ जाता है, ये वाला देखो, जब हम हिंदुस्तान शब्द का मीनिंग लेते हैं हिंदुस्तान, ठीक है, तो आज के लिए तो हम इसे इंडिया समझते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे किसी ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, जैसे मिनाज सिराज ने अगर इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, तो उसका मतलब लोग क्या समझते थे कि वो पंजाब, हरियाणा और लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, जो मतलब पंजाब और हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे ये उसको दिखा रहा था, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब आज हम इंडिया समझते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये 3 जगह थी, पंजाब, हरियाणा और हमारा गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है उसका वो मतलब था, ठीक है, उस हिंदुस्तान का मतलब। तो राजनीति अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता जो दिल्ली के सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे, ठीक है। तो मतलब राजनीति के ही लिए इस्तेमाल होते थे। अब सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, मतलब जैसे उनके राजनीति वो आप कह सकते हो कि उनका एरिया बढ़ता गया, तो इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ 3 चीज़ें मानी जाती थी कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जगह जो है वो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में अब इलाके भी बढ़ते गए, ठीक है। जैसे उनकी सल्तनत के अंदर आने वाले क्षेत्र बढ़ गए, उनके एरिया बढ़ गए, उसी तरह हिंदुस्तान में भी दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, सॉरी, है ना। तो उसमें दक्षिण भारत को कभी नहीं लिया गया, मतलब बाकी एरिया बढ़े लेकिन दक्षिण भारत कभी नहीं लिया, ठीक है। अब 16वीं सदी जैसे ही तो शुरू हुई, स्टार्टिंग में ही बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया, ठीक है। तो बाबर ने इसका मतलब ही चेंज कर दिया। अब यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, ठीक है। अब यहाँ पे अमीर खुसरो का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को किस लिए डिस्क्राइब किया? ज्योग्राफी, फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब वहाँ के जो फोना क्या होता है, वहाँ के एनिमल्स को, वहाँ के कल्चर को, इनहैबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के जो भी वहाँ पे रहते हैं उनके लिए बाबर ने इस्तेमाल किया था इस शब्द को। अब आप देखो, हमने शुरू में किसकी बात की थी? मिनाज सिराज। मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द को पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाके के लिए लिया। फिर राजनीति में इसका मतलब था कि जितना एरिया हमारे अंदर आएगा वो सब हिंदुस्तान में लेंगे, लेकिन दक्षिण भारत को उसने कभी नहीं लिया, उस राजनीतिक शब्द ने भी कभी दक्षिण भारत को नहीं लिया। फिर 16वीं सदी जैसे ही शुरू हुई, बाबर ने इस शब्द का प्रयोग किया उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और वहाँ के निवासी, ठीक है, इनहैबिटेंट्स के लिए, इस सब कॉन्टिनेंट में जो भी था उसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब आप हिंदुस्तान शब्द के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों चीज़ें बता सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन सही रहेगा आपका।
अब एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है, जो हमारे अमीर खुसरो थे, हमारे कवि थे, ठीक है, अमीर खुसरो थे 14वीं सदी के कवि थे ये एक्चुअली, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि वो जो हिंद शब्द का प्रयोग करते थे उसी के सिमिलर था, लेकिन जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वाइल द इंडिया of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today, ठीक है। इसमें हिंदुस्तान में मतलब जो अमीर खुसरो ने हिंद लिया था उसमें हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग है इसका, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो मैंने बताया है कि अमीर खुसरो ने मिनाज सिराज ने किस तरह से इसका इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल व्यूज़ से इसको किस तरह से लिया जाता था, हिंदुस्तान जो अमीर खुसरो है उसने हिंद का किस तरह से उपयोग किया, यही सब थे बस। शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ थे, ठीक है। जैसे विदेशी शब्द ले लेते हैं यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज्ड बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट में उनका कुछ और ही मतलब था। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉरेनर का मतलब, फॉरेनर आप क्या समझते हो, आप तो समझते हो कि दूसरे देश का लोग। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, कोई भी जो बाहर का इंसान है जो कि इंडियन नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे कि फॉरेनर का मतलब क्या है, कि जो भी इंडियन नहीं है। लेकिन उस टाइम पे फॉरेनर का मतलब क्या था, स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए विलेज, गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, ठीक है, जो उस गांव का नहीं है, जो उस कल्चर का पार्ट नहीं है, जो उस वहाँ की लैंग्वेज, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है, ठीक है, वो विदेशी था। किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, मतलब कोई शहर में रहता है उसके लिए जंगल वाला क्या था, विदेशी था। एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति के परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर शहर में रहता है और उसके लिए जंगल वाला इंसान या गांव वाला इंसान विदेशी हो सकता था, क्योंकि वो उस परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ। समझ गए फॉरेनर का मतलब। अब यहाँ पे है ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, बट टू peasants living in a same village were not foreigner to each other even though they may have different religious or caste backgrounds। अगर वो एक ही गांव के हैं और उनका कास्ट अलग है और रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है तो वो फॉरेनर नहीं होंगे। अब हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिस्टोरियंस यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी युग का अध्ययन करते हैं, तो वो किस तरह से अध्ययन करते हैं, क्या वो रिसर्च करते हैं, कैसे वो देखते हैं, किन स्रोतों का सहारा लेते हैं, मतलब क्या सोर्सेज होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के। तो जैसे गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में जैसे आपने पढ़ा है, मतलब ये लगभग 700 to 750,000 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो इन 1000 ईयर्स को हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे। देखिए, आप नोटिस करोगे कि जो सोर्सेज वो यूज़ करते हैं वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो लिखित है वो बढ़ गया है इसमें, क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए। इस पीरियड में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे बढ़ी, क्योंकि वो रिलाय करते हैं किसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, जो भी शिलालेख हैं या फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं या फिर आर्किटेक्चर हैं, जो भवन निर्माण होता है ना उसके ऊपर, किस तरह के घर बनाए जाते थे, क्या होता था, इन चीज़ों पे, तो उसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन बढ़ गई। अब पेपर जो है वो किस तरह वैल्यूएबल था। देखो, जो 13th सेंचुरी थी ना, ए स्कॉलर वांटेड टू कॉपी ए बुक। एक स्कॉलर अगर किसी बुक को कॉपी करना चाह रहा था, मान लो कि आप हो, है ना, और किसी की वीडियोस देख के या फिर किसी की चीज़ देख के आप दूसरे बुक लिखना चाहते हो, मान लो किसी की बुक्स देख के, तो क्या होता था, आपके पास तो पेपर अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था। ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, सो ही वॉच्ड द राइटिंग ऑफ
a manuscript he did not want, dried the paper and used it. वो ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट को ड्राई कर दे धो देता था जो उसको मतलब उस टाइम के लिए लग रही थी कि ये काम की नहीं है। अब आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, आपने हिस्ट्री में कुछ किसी का कॉपी करना है, खुद लिखना है, तो आप क्या करोगे, साइंस वाले किसी के मैन्यूस्क्रिप्ट को धो दोगे और उसमें फिर अपना लिखना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से चीज़ें जो है कुछ मिस भी हो गई। फिर क्या था, ए सेंचुरी लेटर इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। अब एक सदी के बाद क्या हुआ कि अगर आप बाज़ार से कुछ खाने की चीज़ लेकर आते हो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको दुकानदार वो कागज़ में लपेट के देता था, लेकिन कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। ये यहाँ पे पूछा गया है कि आपको ये पता करना है कि कब, मतलब एक सेंचुरी के बाद ही इतना सस्ता हो गया कि आपको कागज़ में लपेट के खाना मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि कागज़ इतना इम्पोर्टेंट था और उस कागज़ की कमी के चलते ये सारे जो हमारे चेंजेस हुए हैं ना हमारे अभिलेखों में, हमारे आर्चिव में, तो ये वाले हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्चिव क्या होता है। ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। सिर्फ इतना याद कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। एक अभिलेखागार क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, पांडुलिपि और दस्तावेज से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी मिलती थी और इनका प्रयोग बहुत ही कठिन होता था। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको स्टोर करके तो रखना ही पड़ेगा। देखिए ये कोई है राइटर साहब जो एक दूसरी बुक से कॉपी कर रहे हैं, जैसे आप एग्जाम में चीटिंग करते हो वैसे ही ये साहब भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर जो ये बदलाव हम समझ रहे हैं ना, ये बदलाव किस वजह से हुए, एक तो कागज़ की कमी की वजह से हुए थे, दूसरा हमारे पास इतना सोर्सेज नहीं थे, तीसरा जो मतलब एक ये भी होता है ना कि छापने के लिए मशीन नहीं थी, तो क्या करते थे वो अपने हाथ से ही लिखते थे, नकल करते थे उनकी, तो उन्हीं की तरह लिखने की कोशिश करते थे, लेकिन लिखावट कभी कभी समझ नहीं आती तो मजबूर होकर अंदाज़ा लगा के लिखना पड़ता है। सपोज आप मेरा पेपर कॉपी कर रहे हो, आपको मेरे पेपर में से कुछ वर्ड समझ में नहीं आए तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि ये हो सकता है। ठीक है, अब तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन तब लैंग्वेज में, वर्ड्स में इतना डिफरेंस था कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस फोटो को इसलिए लिया गया है कि ताकि आपको समझ आ जाए। डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था ये, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास इसी तरह से आई है कि कुछ इधर का उधर। तो ये साहब कॉपी करते हुए देख ही लिया आपने। अब इसके साथ क्या हुआ कि जो भी हम प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक जो मोटे मोटे फेरबदल चलते थे ना, उनमें कोई शब्द, कोई वाक्य कहीं कुछ का कुछ लिखा गया है ना, तो सदी दर सदी क्या हुआ, हर एक सदी के साथ जो प्रतिलिपियाँ बनी वो उनमें चेंज हो गया। जो मूल ग्रंथ था ना वो उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां बन गई और एक समस्या उत्पन्न हो गई, एक समस्या पैदा हो गई कि जो लेखक की जो मूल पांडुलिपि थी ना वो शायद ही कहीं मिले, क्योंकि पता नहीं किसने धो डाली होगी। बाद में जो ये लिपिक थी उन्होंने पूरी तरह मतलब जो भी आगे लिखने वाले थे उनको इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। ठीक है, ये सारा यहीं पे लिखा गया है। हिंदी में मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो बच्चे हिस्ट्री में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं ना, उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपके एक्सरसाइज में, आप देखेंगे। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 to 750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्ड ओवर दैट पीरियड। मतलब जो 700 से 1750, अगर आपको इतनी बड़ी सदी का एक भी काम दे देना कि ये फाइंड आउट करके बताओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनके लिए, इन हिस्टोरियंस के लिए मुश्किल था क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इस टाइम के दौरान, बहुत ज़्यादा स्केल पे और बहुत तरह के डिफरेंट डेवलपमेंट हुए। डिफरेंट मोमेंट एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। नई टेक्नोलॉजी आई जैसे कि लाइक द पर्शियन व्हील्स इन इरिगेशन। ठीक है, जो रहट जिसको बोलते हैं, व्हील्स इन इरिगेशन में रहट को चला गया। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, चरखे लाए गए काटने के लिए। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब जो बारूद और जो हथियार वाले चीज़ें थी उनको इस्तेमाल किया गया। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट।
हमारे सब कॉन्टिनेंट में पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। इसको कैसे याद करोगे, ये सारी सर्दी की चीज़ें याद कर लो आप। पोटैटो आया, फिर कॉर्न आया, हम कॉर्न भी खाते हैं ना, चिलीज चटपटी चीज़ें खाते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि पकोड़े बना के चाय कॉफ़ी के साथ और फिर कॉर्न खा लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं। ये चीज़ें हमारी इतनी सारी आई और इसकी वजह से मतलब परिवर्तन हुए हमारे उसमें। अब इसके साथ ही आप देखोगे कि इतनी सारी इनोवेशंस हुई, इसकी वजह से लोगों के दिमाग में आइडियाज़ भी आने लगे, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। इसकी वजह से ये पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस का भी पीरियड था, ठीक है। ये चेंजेस क्या थे, ये 5, 6, 7 चैप्टर में आप देखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाने लगे। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड अलोंग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब लोगों के पास मान लो एक जगह काम नहीं है तो दूसरी जगह जाने लगे क्योंकि पहिए का इस्तेमाल होने लगा। द सब कॉन्टिनेंट्स हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कर्व द फॉर्चून, अपना भाग्य गढ़ने के लिए। मतलब इतनी सारी अपार संपदाएं थी कि लोग अपनी किस्मत आजमाते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे। अब बात आती है किसने रूल करा, किस समुदाय का शासन बढ़ा, ठीक है। एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र मतलब राजा के पुत्र से निकला था, ठीक है। 18वीं से 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, मैं हिंदी में बता देती हूँ। 18वीं से 14वीं शताब्दी में आमतौर पर जो योद्धा लोग थे ना, जो लड़ाई करते थे, जो मतलब उस समूह के लोगों के लिए ये राजपुत्र शब्द यूज होता था। क्षत्रिय वर्ग के होने का जो दावा करते थे। राजपूत शब्द के मतलब अंदर वो लोग आते थे जो सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि जो सेनापति थे या सैनिक थे, वो भी राजपुत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत जो थे उनको राजपुत्र कह दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे कि शोल्डर्स और कमांडर को राजपुत्र कहा था। यहाँ पे क्या होता था कि हर जगह पे चमचे तो होते ही हैं। तो जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और ये जो लोग थे, ठीक है, कायस्थ, इनको समूहों ने भी मतलब ये क्या करते थे, कवि लोग और चारण राजपूत की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान का जैसे गुणगान करते थे, है ना। तो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ इन लोगों ने भी उठाया, ठीक है। किसने लाभ उठाया कि कौन हमारा गुणगान करे, मराठास भी ऐसे सोचते थे, सिख भी, जाट भी, अहोम्स भी और काश्यत भी, ठीक है। तो एक यहाँ पे टर्म है हैबिटेट। क्या होता है हैबिटेट? होता है मतलब किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण से और वहाँ रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, मतलब रेफर टू द एनवायरनमेंट ऑफ ए रीजन और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। मतलब वहाँ के रहने वालों की राजनीतिक और आर्थिक जीवन शैली क्या है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो ये अच्छी टर्म है, यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप ज़रूर इसको याद करना। तो जंगलों की कटाई जो थी और जो खेती का इलाका था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। जो जंगल थे वो काटे जा रहे थे और वहाँ पे खेतों को बनाया जा रहा था। इस क्षेत्र में ये परिवर्तन जो थे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो पर्यावास जो था उसमें परिवर्तन हुआ। कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे खेती बनाई जा रही थी ना। तो फिर वनवासी क्या करते, उस जगह को छोड़ देते थे। तो कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और खेती बाड़ी करने लगे, तो खेती कृषक बन गए। मतलब अब जो किसान बने उन्होंने नए समूह, जैसे क्षेत्रीय बाजार, उनका अपना बाजार होता था, उनके मुखिया होते थे, उनके पुजारी, मठ मंदिर सब, मतलब वहाँ के लोग जो थे वो प्रभावित होने लगे, उनके अपने बन गए वो। तो बड़े और जटिल समाजों के वो अंग बन गए, कौन? जो पहले वनवासी होते थे, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। यहाँ पे रैंक जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो राजपुत्र थे वो फिक्स नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है, सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाटीज एंड सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। जो जैसा काम करना शुरू कर देगा उसका वही रैंक हो जाएगा, तो इसलिए फिक्स नहीं था। द वेरिड अकॉर्डिंग द पावर
इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ द जाति, मतलब उनकी पावर और उनके ऊपर जो जाति के मेंबर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से उनका अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग उनको रखा जाता था। द स्टेटस ऑफ द सेम सम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, मतलब एक जाति है, सपोज आप ब्राह्मण हैं तो यहाँ के ब्राह्मण का मतलब अलग हो सकता है आपकी सोसाइटी के लिए, और दूसरी जगह पे रहने वाले ब्राह्मण अलग हो सकते हैं। सो जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स, उनकी जाति के अपने रूल्स होते थे, अपनी रेगुलेशंस होती थी। मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, वो अपने मेंबर्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, उनको किस तरह से चलाएंगे, वो उनके अपने रूल्स होते थे, उनके रेगुलेशंस होते थे। समझ रहे हो? इस पूरे में क्या बताया है मैंने कि यही बताया कि जैसे सबसे पहले हमारे थे राजपुत्र। राजपुत्र क्या था? जो लड़ाई करते थे, जो योद्धा थे, उनको राजपुत्र कहा गया। फिर उनके गुणगान कौन करते थे? जो कवि लोग होते थे या चारण होते थे राजपूतों की आचार संहिता में, उनके बखान करते थे कि भाई आप तो शाबाश, आप तो बहुत बड़े हो, आप तो महान हो, ये है वो है। अब फिर क्या हुआ कि जंगलों की कटाई होने लगी, वहाँ पे खेती बाड़ी होने लगी, और इसकी वजह से बहुत तेजी से वहाँ पे चेंजेस हुए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ जंगल के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे जमीन को खेती में जोत कर वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया, और फिर वो किसान बन गए। तो अब किसान बन गए तो उनके वहाँ पे बाजार से, मुखिया से, और जो पुजारी थे मठों के, मंदिरों के, वो वहाँ पे प्रभावित हो गए, उनकी अपनी सोसाइटी बन गई। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है कि एक जो जाति है वो फिक्स नहीं है, वो मतलब हर एक एरिया में अलग जाति, एक जाति का हर एक एरिया पे अलग अलग मतलब था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके जाति के लोग अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करते थे? उनके अपने रूल्स होते थे, अपने रेगुलेशंस होते थे, जिसकी वजह से वो बंदिशों में डालते थे, अपने लोगों को कंट्रोल करते थे। दिस रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ द एल्डर, वहाँ का उनका जो मुखिया होता था वो उनको एनफोर्स करता था। डिस्क्राइब इन सम एरियाज जातिज पंचायत, उनकी जाति पंचायत होती थी। जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, वो जाति वाले लोग अपने, अब जाति के लोगों के अपने रूल्स तो होते ही थे, साथ में वो विलेज की जो पंचायत होती थी वहां पे भी कुछ मसले हल होते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चीफ, ये क्या है? सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चिफ्टेंस, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट, वो मतलब एक साथ जब काम करते थे वो तो स्टेट की एक यूनिट की तरह भी काम करते थे। अब बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य की। रीजन एंड एम्पायर, ये ना बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। लार्ज स्टेट्स थे, जैसे चोलास थे, तुगलक्स थे, मुगलास थे, ये क्या था कि बहुत सारे रीजन थे जो मतलब एक संस्कृत में, संस्कृत क्या है, दिल्ली के सुल्तान के अंदर ये एरियाज बताए गए थे कि दिल्ली के सुल्तान है, उनका है ये गयासुद्दीन बलबन, उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। ठीक है, मतलब ये कहाँ से? पूर्व में बंगाल से लेकर और पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, वो एरिया पूरा क्या था? दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के अंडर था, जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत को भी कवर कर लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जगह लिखी हुई है ना, यहाँ पे गोड वगैरह, जैसे गोड था, ईस्ट में गजनी था जो कि अब अफगानिस्तान में है, ये सारी चीज़ें उसके अंडर में थी। जैसे गोडा आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये सारे क्या थे? भाग खड़े हो जाते थे उनकी जब सेना आती थी। ठीक है, अब इसमें आपको जो लैंग्वेज है, रीज़न है, इसमें अमीर खुसरो के बारे में लिखा गया है, ये आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका 700 से 1700 ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं कि जो ये 1000 वर्षों में, थ्रू द 1000 years between 700 to 750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। जो मतलब 700 से और 1750 के बीच के जो 1000 साल थे, इनमें अलग अलग इलाकों के प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। ठीक है, तो मतलब कोई अलग ही हो जाएगा तो किस तरह से वो ग्रो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन की।
Now, 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in the religious traditions, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम पड़ताल अभी कर रहे हैं, इसमें क्या बहुत ज़्यादा धार्मिक परिवर्तन हुए। दैविक तत्व मतलब डिवाइन का भी यहाँ पे लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, मतलब जो कोई ऐसे माने कि कोई दैवी शक्ति होती है, ये अपना अपना रवैया था, लेकिन कभी कभी ये सामूहिक तौर पर भी होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था, यानी कि जैसे कि धर्म है, स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित हो सकती थी। ये जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनमें जो हमारी ये विश्वास थे, इनमें भी बदलाव हो गई। इसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। ठीक है, हिंदू धर्म में भी इसी दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। इन चेंजेस में क्या थे? देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का बनवाना, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या चेंजेस हुए थे, पता नहीं मैंने कहाँ से इसको म्यूट किया था। देखिए, जो हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन की बात करते हैं, वहाँ पे क्या था कि एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, शायद ये म्यूट कर दिया था मैंने, कि जो इतिहासकार थे उन्होंने इन 1000 वर्षों में धार्मिक परंपराओं के लोग मतलब डेविन जो थे उनमें बिलीव करते थे। मतलब ये बिलीव पर्सनली भी हो सकता था और किसी ग्रुप का भी हो सकता था, पर जैसे जैसे टाइम गया तो इनमें कुछ बदलाव हुए, तो इनके आस्थाओं में, इनके बिलीव्स में भी चेंजेस हुए। अब बात करते हैं हम हिंदू रिलीजन की। हिंदू रिलीजन में क्या चेंज हुए थे? 3 महत्वपूर्ण जो इसमें लिखे हुए हैं वो कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, जो राजाओं के द्वारा मंदिर बनवाए गए, और ब्राह्मण्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। फिर आपको याद करना है पैट्रॉन्स क्या होते हैं। पैट्रॉन्स एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन एंड आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन एंड ए लर्न मैन और ए नोबल। ये होता है पैट्रॉन का मतलब संरक्षक क्या होता है। ठीक है, तो संरक्षक के बारे में भी आप याद करेंगे। और फिर है इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो भक्ति की भावना थी, उसकी अवधारणा थी, जो वो उसके रूप में आया, भक्ति की भावना। अब लोग कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। ठीक है, पुजारियों के मतलब पहले तो लोग ऐसे कहते थे ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, नए नए धर्म पैदा हुए थे यहाँ पे। मैनी रूरल्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा, लर्न थियोलॉजियंस एंड जुरिस्ट। ये अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। ठीक है, मुसलमान का भी यहाँ पे जिक्र है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण करते थे। अब जैसे हिंदू धर्म को लोग मानते हैं, उसी तरह से इस्लाम के जो फॉलोवर्स थे अपने धर्म की अलग अलग तरह से वो प्रेज करते थे, व्याख्या करते थे। ठीक है, सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं को के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब यहाँ पे सिया और सुन्नी जो कई बार लड़ाइयाँ आप देखते हो, टीवी पे सुनते हो, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ये उन 1000 सालों में भी ये अवेलेबल थी ये चीज़ें। कुछ लोग सिया को फॉलो करते थे, कुछ। अब है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इतिहासकार जो थे ना, उन्होंने समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखा, मतलब उन्होंने घंटे, दिन, वर्षों को बीतने के रूप में नहीं देखा। उनका नज़रिया ये था कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन से आने वाले जो चेंजेस होते हैं वो समय है। मतलब टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी सोशल लाइफ चेंज हो रही है, आपकी इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही है, तो वो टाइम चेंज हो रहा है। इन द परसिस्टेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, उन्होंने क्या किया कि विचारों और विश्वासों में कितनी स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है, बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया गया है। ये
जिसकी वजह से ये अध्ययन मतलब आसान हो गया है। मतलब समय का क्या, अब जैसे आपके लिए क्या है, एक दिन निकल गया है, ठीक है, आपके लिए क्या है कि एक क्लास निकल गई है, लेकिन उनके लिए क्या था, ये ऐसा निकलना ही एक टाइम नहीं था, उनके लिए था कि चेंज क्या हुआ है, बदलाव क्या हुआ है, आपने क्या सीखा है, तो आपका टाइम बदला है। अब ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लो, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। किन 3 पीरियड में डिवाइड किया था उन्होंने? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश में डिवाइड किया था। और एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था और समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो मतलब अंग्रेजी इतिहासकार थे, है ना, उन्होंने कहा कि हिंदू जो मतलब हिंदुस्तान है उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, भारत के इतिहास को इस तरह से बांटा। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने बाकी सबको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मतलब शासकों का धर्म एक ऐसा है कि अगर उसमें कोई महत्वपूर्ण चेंज होता है तो ही चेंज है, अगर वैसे अर्थव्यवस्था है या समाज है या संस्कृति है उसमें अगर कोई चेंज हो गया तो उसे इग्नोर मारो। मतलब वो बिल्कुल ही किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। और ऐसे विभाजन को बहुत ही कम इतिहासकार हैं जो एक्सेप्ट करते थे कि गलत बात है, कि सामाजिक और आर्थिक कारणों को भी इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। पिछले साल आप जो है इतिहास पढ़ी थी जो आपने, उसमें प्राचीन समाजों कई प्रकार का समावेश था, मतलब उसमें इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है, तो वो चेंजेस भी आप देख लेना एक बार। इसमें मेन चीज़ क्या है, आप ये देखोगे कि मतलब मध्यकाल जो है ना वो, और जो आधुनिक काल है, ठीक है, उसमें बहुत मेडिवियल और मॉडर्न में जो है डिफरेंस क्या है कि यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़, ठीक है, and the rise of regional and imperial state formations। मतलब आधुनिकता के साथ साथ मतलब भौतिक उन्नति हुई, बौद्धिक प्रगति हुई, दिमाग से लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है लोगों ने। इससे ये मतलब निकलता है कि जो मेडिवियल जो पीरियड था उसके दौरान ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने चेंजेस को देखा है कि इस तरह से वो बता सकते हैं कि क्या अभी मॉडर्न जो पीरियड है उसमें चेंजेस हुए। अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगा है तो आप ज़रूर मुझे बताना। समझ में आया नहीं है तो आप एक बार फिर से सुनना, हो सकता है कुछ एक पॉइंट थोड़े से डिफिकल्ट हो, और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।